नमस्कार, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन 10th क्लास का 8वां चैप्टर है कार्बन और इसके यौगिक, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बात करने के लिए तो बहुत है, कार्बन के बारे में कितना भी वर्णन करें कम ही है, क्योंकि प्रकृति में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ जितने भी हैं या बाकी पदार्थ हैं उनमें सब में अपन देखेंगे तो कार्बन के सबसे ज़्यादा पदार्थ पाए जाते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है कार्बन के बारे में वो अपन देखेंगे। सबसे पहले 1815 में बर्जीलियस जो वैज्ञानिक थे, उन बर्जीलियस, ये वही है प्रतीक प्रणाली वाले बर्जीलियस हैं। इनकी ये धारणा थी कि कार्बनिक तत्व जो है उनका निर्माण केवल जीवों के शरीर में ही हो सकता है। जीवधारी जो भी हैं उनके शरीर में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हो सकता है, या कहें कि कार्बनिक पदार्थों को उत्पन्न करने की क्षमता केवल किस में है? जीवों में है। इसलिए उनके सिद्धांत को क्या कहा गया? जैव शक्ति सिद्धांत। इनके इस सिद्धांत को क्या कहा गया? जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत का अर्थ मैंने बताया, जैव शक्ति मतलब जीवों में ही शक्ति है। किस चीज की शक्ति है? कार्बनिक पदार्थों को उत्पन्न करने की शक्ति। तो इसके अनुसार उन्होंने कहा कि कार्बनिक पदार्थों का निर्माण केवल जीवधारियों के शरीर में ही संभव है, इससे बाहर इसको बनाया नहीं जा सकता। तो कार्बनिक पदार्थों को, या कहें कि जीवधारियों के शरीर में जो उत्पन्न पदार्थ है उन्हीं को कार्बनिक पदार्थ माना जाने लगा। बाद में 1828 में वोलर नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया? प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थ, और कौन सा कार्बनिक पदार्थ? यूरिया का निर्माण कर दिया। यानी कहां तो ऐसा कहा जा रहा था कि केवल जीवों के शरीर में शक्ति होती है ये पदार्थ बनाने की, और उन पदार्थों को क्या कहा गया? कार्बनिक पदार्थ। ये था जैव शक्ति सिद्धांत बर्जीलियस का। और उसके 13 साल बाद में यानी 1828 में वोलर नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया? अकार्बनिक पदार्थ लिए और उनसे प्रयोगशाला में क्या बना दिया? कार्बनिक पदार्थ यूरिया। तो सबसे पहला संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ कौन सा हो गया? यूरिया। कार्बनिक पदार्थ मतलब जिसमें कार्बन। बनाया किससे? इन्होंने दो चीजें ली। एक तो लिया NH4 अमोनियम सल्फेट, NH4 की होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट जिसका नाम है। अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक। एक इन्होंने लिया KCNO पोटेशियम साइनेट। क्या लिया? पोटेशियम साइनेट। अब इसमें भी कार्बन नहीं है, जो कार्बन दिख रहा है ये साइनेट है, CN है ना, ये साइनेट है, ये वो कार्बन नहीं है जो अपन सोच रहे हैं। इनको जब गर्म किया तो ये K तो जुड़ गया किसके साथ? SO4 के साथ, तो बन गया K2SO4 पोटेशियम सल्फेट इसका नाम होता है। क्या नाम होता है? K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। दो K है, एक SO4 तो बन गया K2SO4। और ये किसके साथ जुड़ गया? ये NH4 जुड़ गया CNO के साथ, तो बन गया अमोनियम साइनेट। क्या बन गया? अमोनियम साइनेट। अब CNO के आगे भी 2 है और NH4 के नीचे भी 2 है, तो इसके आगे लगा दें 2, तो 2NH4 CNO यानी बन गया अमोनियम साइनेट पोटेशियम सल्फेट। अब ये जो अमोनियम साइनेट है इसको लिया NH4 CNO, इसको फिर से गर्म किया, तो क्या बन गया? NH2CO NH2CO NH2, और इसको क्या कहा जाता है? यूरिया। ये वही चीज है जो अपने मानव के मूत्र में पाई जाती है, मूत्र वाला जो यूरिया है। तो ऐसा माना गया कि मूत्र में जो यूरिया होता है, तो इसका मतलब यूरिया का निर्माण कहाँ हो सकता है? केवल जीवधारियों के शरीर में।
तो पहले यही मान्यता था कि जीवधारियों के शरीर में जो पदार्थ होते हैं वही कार्बनिक पदार्थ होते हैं और उनका केवल जीवधारियों के शरीर में ही निर्माण संभव है। तो इसीलिए इसको कहा गया था जैव शक्ति सिद्धांत। लेकिन जब वोल्लर ने 1828 में प्रयोगशाला में ये काम कर लिया, तो प्रयोगशाला मतलब जीव के शरीर से बाहर, तो जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हो गया, इस सिद्धांत को गलत साबित कर दिया, इसका खंडन कर दिया उन्होंने कि ये बात सही नहीं है कि केवल जीवों के शरीर में ही हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, बाहर भी करके उसने दिखा दिया। तो ये सबसे पहला प्रोडक्ट था यूरिया, जो कहाँ बना, प्रयोगशाला में बना, सबसे पहला बना कार्बनिक पदार्थ यूरिया। ठीक है, अब इसके बाद में है ये जो काम हुआ, इसके बाद प्रयोगशाला में और भी कार्बनिक यौगिक बनाने के प्रयत्न शुरू हो गए। ठीक है, जैसे अब अपन दैनिक दिनचर्या में अपन देखें तो अनाज, टेबल कुर्सी, पेट्रोल, रसोई गैस, कागज, प्लास्टिक, कपड़े, तेल, साबुन, अपमार्जक, रबर, पेंसिल, इन सब में क्या होता है, कार्बन पाया जाता है। इन सभी पदार्थों में जिनका अपन ने नाम लिया कि अनाज, पेंसिल, रबर, बेंच, लकड़ी, ठीक है, इन सब में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। तो अपने आसपास आप देखोगे अगर आप 100 चीजें छांटते हो तो उनमें से 80 या 90 चीजें यानी 80-90% चीजें कार्बन से बनी हुई है। प्रकृति में पाए जाने वाले जितने तत्व हैं उन सब से बने हुए पदार्थों को एक साइड कर दो और केवल कार्बन से बने हुए पदार्थों को एक साइड कर दो, तो तब भी उनकी संख्या उनसे ज्यादा मिलेगी। तो कार्बन में ऐसा क्या गुण है, ऐसी क्या इसकी प्रवृत्ति है जिसकी वजह से इतने अधिक कंपाउंड ये यौगिक ये प्रकृति में बनाता है। तो कार्बन का परिचय पहले पर पढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं कि प्रयोगशाला में पहले ये मानते थे कि जीवधारियों के शरीर में बन सकता है, इसके आधार पर जीवों में शक्ति है। ठीक है, तो जैव शक्ति सिद्धांत दिया, फिर वोल्लर ने यूरिया बना के इसका खंडन कर दिया। ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब कार्बन की बात अपन कर रहे हैं, तो कार्बन में आप जानते हैं कि कार्बन, अभी थोड़ा बता देता हूं फिर विशेषताएं पर पढ़ेंगे। कार्बन 6 नंबर का तत्व है, आवर्त सारणी में 6 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और 6ठे नंबर पे आता है कार्बन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो मैंने जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपने देखा 1s2, पहले KLMN के हिसाब से देख ले, KLMN जो कक्षक होते हैं, कोष होते हैं, कक्षा जिनको कक्षा बोलते हैं, उसमें K में 2 और L में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वैसे देखा जाए तो 1s2, 2s2, 2p2 ऐसे मिलके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 और 2 6, 2 1s में होते हैं, 2 2s में और 2 किस में होते हैं, 2p में। तो ये पहले कोष में, पहले कक्षा यानी ये जो K है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। दूसरी ये जो चालू हो गई कौन सी, L में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। अब अष्टक नियम के हिसाब से क्या होता है, अष्टक नियम के हिसाब से अंतिम कोष जो चल रहा होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, किसके द्वारा, या तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, कोई इलेक्ट्रॉन दे दे दूसरा उसको ले ले, ये हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं हो, ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो या दोनों ही लेने वाले हो, ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, पार्टनरशिप होती है और उसे कहा जाता है सहसंयोजक बंध। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कोई आदान प्रदान नहीं होगा, और आदान प्रदान नहीं होगा तो यहाँ क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, और यहाँ होगा सहसंयोजक बंध। तो कार्बन क्या करता है, सहसंयोजक बंध बनाता है, कितने, जितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 4 बंध बनाएगा। ठीक है, और इन 4 बंधों से ये अद्भुत प्रकार के जो यौगिक हैं, बहुत प्रकार के यौगिक हैं, वो बना सकता है। इन 4 बंधों में क्या करता है, ये सिग्मा बंध भी बना लेता है, ठीक है, और पाई बंध भी बना लेता है। सिग्मा बंध से तो ये एकल बंध बनाता है, पाई बंध से द्विबंध और त्रिबंध आगे अपन पढ़ेंगे, वो भी ये निर्माण करता है। तो ऐसी अद्भुत क्षमताएं होती है, इस वजह से सहसंयोजक बंध बनाता है, सिग्मा बंध भी बनाता है, पाई बंध भी बना सकता है, वो स्थायी भी होते हैं। इस वजह से प्रकृति में पाए जाने वाले जो यौगिक है उनकी तुलना में इसके द्वारा बनाए गए यौगिकों की संख्या क्या है, सर्वाधिक, सबसे ज्यादा। तो अब इसकी कार्बन परमाणु की विशेषताएं अपन पढ़ते हैं।
कौन सी विशेषताएं हैं जिनकी वजह से ये इतने बंद बना पाता है, इतने यौगिक बना पाता है। पहली विशेषता, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 6 पर स्थित परमाणु को कार्बन परमाणु का नाम दिया गया और इसे C से लिखते हैं। तो पहले बात में ये लिखना आपको, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 6 पर स्थित तत्व को कार्बन नाम दिया गया है तथा इसे C से लिखते हैं। यानी कोई भी तत्व होता है उसका एक निश्चित परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक क्या होती है? उसके नाभिक में उपस्थित। जैसे कार्बन को अपन देखें तो इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन है और 6 क्या होंगे? न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन, तभी परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। तो और ये जो प्रोटॉनों की जो संख्या है वही क्या होता है? उस तत्व का परमाणु क्रमांक। अगर 6 प्रोटॉन है तो 6 नंबर पे आएगा। 7 होते, जैसे नाइट्रोजन में 7 है तो वो कितने नंबर पे आएगा? 7 नंबर पे आएगा। उसमें 7 ही न्यूट्रॉन होते हैं, इसीलिए उदासीन होता है। सॉरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से तो इसका नाभिक बनता है, उदासीन तो उसके इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। प्रोटॉन धनावेश और इलेक्ट्रॉन ऋणावेश को निरूपित करते हैं। दोनों की संख्या समान होती है एक उदासीन परमाणु में। बाकी अपन बात कर रहे हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन क्या निर्धारित करेगा? उसका परमाणु क्रमांक, या जिसको बोलते हैं परमाणु संख्या। तो ये इस तरह से ये होता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2, 2s2 और 2p2। यहां कोमा लगा दें। जैसे 1s, जहां 1 आ गया इसका मतलब वो किसको बता रहा है? पहले कोष को। और पहला कोष कौन सा होता है? नाभिक के चारों ओर पहला कोष कौन सा होगा? K। उसके बाद कौन सा होगा? L। उसके बाद M। उसके बाद N। तो K के लिए होता है 1, L के लिए होता है 2। यानी ये 2s और 2p ये किसको बता रहे हैं? L को। ये किस में है? L में। अगर यहाँ 3s, 3p, 3d होते तो वो किसको बताते? M को। और 4s, 4p, 4d और 4f होते वो किसको बताते? K, L, M और चौथे कौन सा है? N को। ठीक है, तो इस संख्या से आप समझ सकते हो कि कौन सा कोष चल रहा है। इसमें कितने कोष हैं? टोटल 2 कोष है। कौन सा? K और L। K और L। ठीक है। तीसरा पॉइंट है फिर, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिसे पूरा करने के लिए वह निम्नानुसार संयोग करके अणु बना सकता है। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। संयोजकता डिपेंड करती है किस पर? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर या संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर। संयोजकता इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? उसके अंतिम कोष में। जैसे इसका, जैसे अपन ने देखा कि ये 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। ये पहला है K, ये दूसरा कौन सा है? L। अब इसकी स्थिति ये है कि K में कितने हैं? 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। और L में कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। और अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक से नाम से पता लग रहा है, अष्टक का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में, सबसे बाहर वाला। इसमें बाहर वाला कौन सा चल रहा है? L। इसके बाहर कुछ है क्या? नहीं है। 2 ही कोष है, K और L। तो सबसे बाहरी कोष हो गया L, और उसमें अष्टक पूरे करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। फिलहाल इसके पास कितने हैं? 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है। टोटल 6 नंबर का है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो K में हो गए और 4 किसमें हो गए? L में। अब इसको 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान संभव नहीं होता। तो फिर किसकी आवश्यकता होगी? पार्टनरशिप करने की। जैसे मैंने कल बताया था कि एक दुकान है, इसको खोलने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है।
5 लाख एक व्यक्ति के पास है, 5 लाख एक व्यक्ति के पास, ये भी नहीं दुकान खोल सकता, ये भी नहीं खोल सकता, लेकिन दोनों मिल जाए तो दुकान खुल जाएगी, 10 लाख रुपए हो जाएंगे, दुकान खुल जाएगी। उस दुकान पर अधिकार किसका होगा? वो कहेगा मेरा है, वो कहेगा मेरा है, या कहें कि दोनों का ही अधिकार है, समान अधिकार, क्योंकि दोनों ने समान पैसे लगाए हैं तो समान अधिकार होगा, दोनों मालिक होंगे, पूरी दुकान इसकी भी होगी, पूरी दुकान इसकी भी होगी। उसी प्रकार ये भी क्या करेगा, जब बंद बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन खुद रखेगा, दूसरे इसकी तरह से जो होगा जिसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जिसको साझेदारी की आवश्यकता है, वो आएगा और वो अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा। अब एक बंद में ये बंद बनेगा, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बताऊं मैं, हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखता है, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, ये बंद बन गया दोनों के बीच, और इस बंद में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस पर इनका इसका भी अधिकार होगा और इस पर इन हाइड्रोजन का भी अधिकार होगा, इस तरह इसको बताएंगे। तो कहने का मतलब इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4, और वो कौन बताता है? इसका अंतिम कोष, और अंतिम कोष में भरे हुए इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ 5 होते तो अपने को कितनी जरूरत पड़ती? 3 की, तो संयोजकता कितनी होती? 3। अगर यहाँ 6 होते हैं अंतिम में, जैसे ऑक्सीजन में 6 होते हैं, तो संयोजकता उसकी कितनी होती है? 2, उसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये अंतिम कोष है, वो अपने को बताता है इसकी संयोजकता कितनी होगी। अब ये संयोजकता इसकी जब 4 है तो ये क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉनों को कैसे कैसे पूरा कर सकता है? सबसे पहला है कि 4 बंध बनाए, और चारों बंध कैसे हों? एकल, सिंगल बॉन्ड हो चारों। जैसे सबसे पहले आता है जिसको अपन बोलते हैं मेथेन, CH4, संरचना इसकी होती है ये C, और चारों साइड क्या होते हैं इसके? हाइड्रोजन। तो 4 बंध बनाए और चारों किससे बना लिए? हाइड्रोजन से। या अपन कह सकते हैं एक कंपाउंड और लिखते हैं यहाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बीच में रहता है कार्बन और 4 साइड क्या हो गए? हाइड्रोजन थे, उनकी जगह क्या आ गया? क्लोरीन। तो 4 क्लोरीन है तो क्लोरीन को क्या बोलते हैं? क्लोराइड, ये क्लोराइड बोलेंगे। और 4 है तो उनका नाम क्या हो गया? एक का मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, तो क्या हो गया? टेट्रा क्लोराइड। यानी 4 क्लोराइड है किसके साथ? कार्बन के साथ, तो बन गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो चारों बंध बनाए और चारों बंध कैसे हैं? एकल बंध। तो इस तरह से संयोजकता पूरी हो सकती है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 2 एकल संयोजी और एक द्विसंयोजी, 2 एकल संयोजी या एकल बंध, एकल संयोजी या जिसको कह सकते हैं एकल बंध, 2 एकल संयोजी या और एक द्विसंयोजी परमाणु से, एक द्विसंयोजी परमाणु, द्विसंयोजी परमाणु मतलब जो 2 संयोजकता जिसकी 2 हो, ऐसे परमाणु से जुड़कर। अब जैसे उदाहरण दे रखा है इसमें 2 तो जुड़ गए क्या? हाइड्रोजन जो यहां जुड़ रहे थे उसी तरह से, और कार्बन के पास कितने बंध और फ्री रह गए? 2 बंध, 2 बंध तो उसके बन गए, 2 बंध फ्री रह गए। तो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, ऑक्सीजन को भी 2 बंध बनाने, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने यहाँ रखेगा, ये एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, 2 कार्बन अपने यहाँ रख देगा, एक यहाँ, तो ये बंध बन गए, 2 बंध बन गए, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 कार्बन के, 2 ऑक्सीजन के, तो टोटल बंध हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4 और बंध हो गए 2। अब इस दोनों बंधों पर इसका भी अधिकार है, कार्बन की गिनेंगे तो इसका अधिकार है, तो कार्बन के बंध हो गए 1 2 3 4, और ऑक्सीजन का भी अधिकार है, तो ऑक्सीजन के बंध हो गए कितने? 1 2। तो ऐसे भी पूरी कर सकता है। तीसरी स्थिति हो सकती है, तीसरी स्थिति क्या हो सकती है? इसके बाद तीसरा हो सकता है कि एक एकल बंध, एक एकल संयोजी यानी एकल बंध बनाए और एक त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी मतलब जिसकी संयोजकता 3 हो। जैसे उदाहरण है HCN, अब इसमें क्या होता है? HCN में हाइड्रोजन से तो बनता है कार्बन का एक बंध और 3 बंध बनते हैं इससे, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन क्या हो गया?
त्रिसंयोजी परमाणु जिसकी संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है, यह हो सकता है। या चौथा है 2 द्विसंयोजी परमाणुओं से, 2 द्विसंयोजी परमाणु यानी कार्बन हो और उसके दोनों साइड इधर भी ऐसा हो और इधर भी ऐसा हो, इधर भी 2 बंध बनाए, इधर भी 2 बंध बनाए, तो ऑक्सीजन क्या होता है, द्विसंयोजी संयोजकता 2 होती है, 2 बंध बनाता है। तो इस कार्बन ने 2 बंध इधर इस ऑक्सीजन से बना लिए, 2 इस ऑक्सीजन से बना लिए, तो संयोजकता पूरी यानी चारों बंध पूरे हो गए। तो कहने का मतलब कार्बन में इतनी अधिक विविधता होती है कि चाहे जैसे अपनी संयोजकता पूरी कर सकता है, चारों बंध एकल है उससे भी कर सकता है, ठीक है, एक एकल, 2 एकल, एक द्विबंध से कर सकता है, एक एकल, एक त्रिबंध से कर सकता है, या 2 द्विबंधों से भी अपनी संयोजकता पूरी कर सकता है।